नमस्कार। जब पक्के दांत आने की बात आती है तो हम पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि एक साइड का आया दूसरी साइड का नहीं आया, या अल्टरेशन इन द इरप्शन ऑफ सीक्वेंस हम देखते हैं। तो इसी चर्चा को आज हम एक पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो में हमारे साथ हैं। इस केस में हम बहुत अच्छे से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे बर्थ हिस्ट्री, या जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं फर्स्ट 1000 डेज, क्यों इम्पोर्टेंट है, और आज बच्चा 7 साल का है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। और कोशिश रहेगी कि ये वीडियो को देखने वाले छोटे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीज इम्प्लीमेंटेशन करें और इन चीजों से बचें। कहाँ कहाँ आपको कब कब कंसर्न करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें जिनको ध्यान देना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो केस है एक 7 साल के बच्चे का, और ये बच्चा मेरे साथ करीबन 3 साल से 4 साल से जुड़ा हुआ है। कोविड का भी समय रहा बीच में। तो जब हिस्ट्री आई थी तो उनको चोट लगी थी दांत में, तो वहां से हम चलेंगे और फिर हम इसमें बर्थ हिस्ट्री भी लेंगे और अभी 4 साल बाद क्या स्थिति उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो क्या स्थिति थी और किस वजह से आए थे? सर ये क्या है, दोनों दांत इसके जो सामने के जो दांत है इनमें चोट लगी थी और वो काफी हिल भी रहे थे और काले हो गए थे। तो उस टाइम से वो दिक्कत थी और ऊपर से इन्फेक्शन भी काफी रहता था उसके मुंह में। कैविटीज पूरा हाँ, कैविटीज भी थी और मुंह में पूरा लाल मुंह, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, ड्राइनेस या ड्राइनेस वगैरह। हाँ ठीक है। तो जब सर मेरे पास आए तो उस समय शायद 2.5-3 साल का हाँ, था, 2.5-3 साल का है ना? था। और चोट भी शायद 6-7 महीने पहले लगी हाँ, थी। लगभग ठीक। 4 तो यहाँ से पहला मैसेज ये है कि जब भी बच्चों के दांतों में, स्पेशली दूध के दांतों में चोट लगे और कोई दांत गिरा नहीं था, ना ही कोई टुकड़ा उसका गिरा था, तो पेरेंट्स का ये समझना था कि कोई दिक्कत नहीं है और उसको वहां पे हमने ड्रॉप कर दिया, और ये अधिकतर होता है। तो ऐसा ना करें, पेशेंट को पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, रिकॉर्डेड रखें कि एक चोट लगी है। छोटा सा एक्सरे भी होता है, वो भी करके देख सकते हैं। तो इस केस को मैं छोटा सा ऐसे डिस्कस करूं कि चोट क्यों लगी और उसमें दांत में ही क्यों चोट आई, क्योंकि दांत जो थे वो बाहर की तरफ थे, है ना? दांत जो है बाहर की तरफ निकले हुए थे, और उसका रीजन था बच्चा अंगूठा चूसता था, और उसका रीजन था बच्चे ने बॉटल फीड करी, और उसका रीजन था कि बच्चे ने ब्रेस्ट फीड नहीं करी। ठीक है। तो जो सारी चीजों की एक जड़ है जिसपे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जितने भी फंक्शनल डेंटिस्ट्री में हम एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं उसमें ब्रेस्ट फीडिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जो कि एक बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। न्यूट्रिशन पार्ट पे, इम्यूनिटी पार्ट पे तो है ही है, पर जब उसका क्रेनियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली जो हमारा लोअर और मिड फेस वाला हिस्सा है, इसके डेवलपमेंट में कैसे काम आता है, कैसे सेंसेस के डेवलपमेंट में हमारे लिए योगदान रहता है, वो बहुत सारी चीज हमारे ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट रहती है। इस केस में डिलीवरी नॉर्मल रही, कंसेप्शन नॉर्मल रहा, एंटीनेटल में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही, बट कोई अनडायग्नोस्ड रीजन था जिसकी वजह से बच्चे ने ब्रेस्ट फीड नहीं करी। और मुझे जैसा आप बता रहे थे कि आपने हर संभव कोशिश करी, दादी नानी, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, सबसे आपने डिस्कस करा, इवन आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा था, लैक्टेशन अच्छा था, फिर भी बच्चे ने फीड नहीं किया। ये चैलेंजेस आमतौर पे आते हैं, और ऑल्टरनेट के रूप में हम बच्चे को या तो कटोरी चम्मच से दूध देते हैं, ऊपर का दूध देते हैं, या कोई समझदार पेरेंट हो तो वो एक्सप्रेस्ड मिल्क भी दे सकते हैं, मतलब माँ का खुद का दूध निकाला हुआ बच्चों को कटोरी चम्मच से दे सकते हैं। दिया था, पर बहुत 1 महीने तक दिया था। ठीक नहीं, फिर क्योंकि ये एक डायड है, मदर और बच्चा एक युगल रूप में काम करते हैं, और जब बच्चा हमारे ओरल स्टेज ऑफ साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में होता है और मदर का भी जो ब्रेस्ट के ऊपर सेंसेशन बच्चे का बनता है, तो जो हार्मोनल चीजें रहती है, पिट्यूटरी एक्सेस रहता है, उस वजह से ही माँ दूध बना पाती है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड सक नहीं करेगा तो माँ का दूध भी कुछ दिनों में फिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, सूख जाता है। सिंपल भाषा में देखें तो वो दूध प्रोडक्शन मदर को नहीं होता है। तो ये भी एक चीज रही, क्योंकि कटोरी चम्मच से आप देते रहे, लेकिन जो एक अपनत्व बच्चा आपको देता है जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन बनता है, वो नहीं हो पाया, और इस वजह से बच्चे को ह्यूमन मिल्क नहीं मिल पाया। फिर ऑल्टरनेट हम लेते हैं अधिकतर बॉटल फीड है। तो ये कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसमें कि पहला, अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो संपर्क करना चाहिए हमसे, बॉटल फीड देने की जरूरत पड़ रही है तो संपर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे फीडिंग के। तो अब हम ये समझेंगे कि बॉटल फीड और नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में क्या डिफरेंसेस है,
और वो क्यों जरूरी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं दिल्ली में, और डॉक्टर संचित पॉल, उनका एक पोस्टर बहुत अच्छा इस पे है, ये पोस्टर भी हम जोड़ेंगे इसमें यही दिखा रहे हैं कि बॉटल फीड करने से हमारे मसल्स के ऊपर और बोन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो किस तरीके से डिविएट हो जाते हैं नॉर्मल से, हमारा साइनस, नोज का फ्लो, ये सारी चीजें, पैलेट, दांतों का जमना, ये सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं। बनिस्बत उसके देखें, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, जब निप्पल सक करता है, तो वो एक बहुत फिजियोलॉजिकल मोमेंट होता है, क्योंकि दोनों तरफ मसल है, ब्रेस्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है और हमारा मुंह भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। जब ये सब तालमेल में रहते हैं तो हमारी मसल्स नॉर्मल फंक्शन करती है, और यही मेन सिद्धांत है फंक्शनल डेंटिस्ट्री का। इससे ब्रीदिंग भी अच्छी रहती है, च्यूइंग भी अच्छी रहती है, स्पीच भी अच्छी रहती है, ओरल हेल्थ भी अच्छी रहती है, जैसा आप बता रहे थे कि सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो उस बॉटल फीडिंग से जो है बच्चा सही से लिप क्लोज नहीं कर पाता है, टंग की पोजीशन सही से नहीं रख पाता है, क्योंकि निप्पल जो नॉन फिजियोलॉजिकल रहती है, उसमें से दूध निकालने के लिए बच्चे को जुबान का एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है, जो कि ऊपर नीचे का जो एक नेगेटिव प्रेशर बनाना पड़ता है नॉर्मली, वो नहीं होता है। तो बच्चा टंग के मूवमेंट्स नहीं सीख पाता है। अब जब टंग के मूवमेंट्स नहीं सीख पाता है, तो जो टंग का रेस्ट पोजीशन है वो हमारा लो रहता है। आमतौर पे अगर देखेंगे बच्चे को सोते हुए और नीचे चिन निकाल के देखेंगे, तो जुबान ऊपर की तरफ चिपकी हुई रहती है, जैसा कि अधिकतर हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में इस तरह से समझाते हैं। इसमें बहुत सारे पिक्चरल प्रेजेंटेशन, स्कोरिंग है, जिसमें कि पेरेंट्स और हम खुद समझ सकते हैं, घर पे दे देते हैं पेरेंट्स को, जो छोटे बच्चे अगर जुड़ते हैं तो वो देखते हैं, समझते हैं, और फिर हम उसके साथ उनको हेल्प कर पाते हैं और बहुत जल्दी स्टेज में हेल्प कर पाते हैं। तो जो टंग की पोजीशंस नहीं रह पाती है सही से, उस वजह से हमारा जो ऊपर का तालू है, अब यहाँ से मेन बात आती है, जो ऊपर का तालू है उसके लिए कोई रेफरेंस नहीं बन पाता, स्कैफोल्ड नहीं बन पाता है। जैसे कि हम मकान बनाते हैं, कंक्रीट लगाते हैं, तो उसके लिए पहले एक व्यवस्था करते हैं जिसके ऊपर कंक्रीट को जमाया जा सके। तो वैसे ही हमारा जो क्रेनियल बेस है, या कहेंगे नेज़ोमैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नाक भी आ जाती है, ऊपर का जबड़ा भी आ जाता है, स्कल का बेस भी आ जाता है, गले का पीछे वाला हिस्सा भी आ जाता है, जिससे कि श्वास और खाना दोनों साथ में जाती है। तो ये सारी चीजों का जो अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है हमारी मैक्सिलरी बोन के ऊपर। अगर ये सही से पूरी सजैटली और एंटीरियर पोस्टीरियर अगर अच्छे से डेवलप हो रही है, तो हमें तीनों आयाम में एक भरपूर जगह मिलती है। तो वो जगह यहाँ नहीं मिली बच्चे को, तो दांत जो रहे वो यू शेप की बजाय वी शेप में हमारे अरेंज रहे। प्लस थंब सकिंग की बात अगर अपन यहाँ पे लें, तो जैसे ही आपने बॉटल फीड या ये छोड़ी होगी, तो उसने अंगूठा चूसना शुरू किया। तो अंगूठा चूसने वाली जो बात है, इसको हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली लेंगे और हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरीज जो है। उसमें जब ओरल स्टेज के ऊपर बात करी जाती है, जो जन्म या गर्भ से लेके पहले 6 महीने के ऊपर हम बात करें, तो उस स्टेज में बच्चा दुनिया को अपने मुंह से, होठ से, जुबान से, इन सब से पहचानता है। उसकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो इस एरिया में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जब बच्चा दूध नहीं पी पाएगा, उसको मदरली टच नहीं मिल पाएगा, तो उसकी एक सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकली वो इनसिक्योर रहेगा। तो वो क्या करेगा, सकिंग करेगा, बिकॉज ये हमारा सक रिफ्लेक्स जो है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स होता है, ये जन्म से होता है। जैसे कोई भी किसी को भी देखें हम, तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। हम गाय को भी देखते हैं तो बछिया अपने आप ही स्तन तक पहुंच जाता है, अपना बच्चा भी स्तन तक पहुंच जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है कैसे दूध पीना है माँ का। तो ये सारे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं और ये कुछ समय तक ही होते हैं। तो ये इस बीच में अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो फिर हमें बॉटल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये लर्निंग लेंगे कि जो भी मदर है जिनको ब्रेस्ट फीडिंग लेने में दिक्कत हो रही है, उनको जरूर एक लैक्टेशन कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो समय रहते, रिफ्लेक्सेस के रहते रहते वो वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिस्टैब्लिश कर पाए, जिसमें डिप ड्रॉप टेक्निक है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है, स्पेशली इस पे एक प्लेलिस्ट भी है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो अब इस वजह से थंब सकिंग हो गई। थंब सकिंग ने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तालू के ऊपर, जिस वजह से दांत जो है और तनते गए। जैसे टेंट कैसा होता है, हमने एक टेंट लगाया, बीच में से अगर उसको हमने खूब ऊंचा सा कर दिया, तो वो उसका ढाल वी शेप होता जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो पैलेट है वो वी शेप होता जाता है, और वो जाएगा कहाँ, नाक के अंदर, क्योंकि ऊपर जो है नासिका है, तो नाक की जो वॉल्यूम है जहाँ से एयर फ्लो होती है वो कम करेगा, दांत जो है उनको सिकुड़ेगा, क्योंकि जगह तो वही है, कपड़ा कैसे भी आप खींच के करो वो रहेगा तो उतना ही बड़ा, उसको शेप्स चेंज कर सकते हैं।
तो उस वजह से हमारा जो जॉ है वो हाई पैलेट बनती है, दांत आगे की तरफ आते हैं, और यही दांत जो आगे की तरफ रहे, बच्चा सीढ़ियों से साइकिल के साथ गिरा लेकिन उसको कहीं भी चोट नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ वो आगे जो 2 दांत थे उन्हीं पे चोट है। तो ये समझने वाली बात है कि जो भी चीज आगे की तरफ रहेगी, अनसेफ रहेगी, लिप्स होठ से ढकी हुई नहीं रहेगी, तो उसको चोट लगेगी ही लगेगी। अब ये चोट लगने वाली दिक्कत से फिर उसके दांत काले हुए, फिर आपका हमसे मिलना हुआ, हमने रूट कैनाल थेरेपी करके उन दांतों की व्यवस्था उस समय करी। कोविड का दौर था बीच में, फॉलोअप्स थोड़े अच्छे नहीं हो पाए। एक तरफ का जो दांत था वो तो अपना नॉर्मली आ चुका है, दूसरी तरफ आज जो हमारे पास आए हैं आप, तो लेफ्ट साइड में जो मिल्क टीथ है जिसका हमने रूट कैनाल किया था वो अटका हुआ था मसूड़ों में, और जब एक्सरे हमने लिया, जिसके ऊपर मैं थोड़ा अभी आपको एक डिटेल इसमें जोड़ दूंगा कि कैसे हम इसको देखेंगे एक्सरे पे, तो वो चीज की वजह से दांत जो है हमारा लेफ्ट साइड का, राइट साइड का सॉरी, सेंट्रल इंसाइजर दूसरी तरफ लेटरल इंसाइजर की पोजीशन पे जाने लग गया, मतलब दूसरे नंबर के दांत पे पहला नंबर वाला दांत जाने लग गया। तो ये एक तरीके से डिविएशन हो गया। आज हमने क्या किया है, उस दूध के दांत को हटा के जगह दी है, हम एक स्पॉन्टेनियस इरप्शन के लिए वेट करेंगे 10-15 डेज, अदरवाइज हम उसके ऊपर एक लेजर एक्सपोजर करके और उसको बाहर लाने की व्यवस्था शुरू करेंगे। ठीक, तो कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, ठीक है। तो अधिकतर केसेस में हम वापस यही इंफेसिस करेंगे इस केस से, जो लर्निंग हम सबको दे सकते हैं कि कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, बच्चा चलना नहीं सीखता है, अचरज होता है, बच्चा बोलना नहीं सीखता है, अचरज होता है, सुनता नहीं है, उसके सारे सेंसेस में अगर कोई कमी रहती है तो हम भागते हैं। बट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है, मेडिकल पार्ट में भी कई इस तरह से कमियां हैं, लैक्टेशन कंसल्टेंट की कमियां हैं, लेकिन पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक पे हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मैं टंग टाई एक्सपर्ट हूँ, लेजर प्रोसीजर्स करते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उन कारणों को पता करने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से नॉर्मली ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को एस्टैब्लिश करना चाहिए, अगर वो होती तो दांत की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं, हर कोई जाके गूगल पे कहीं भी अपने आप से देख सकता है। हम भी समय समय पे बहुत सारी स्टडीज को सिंपल भाषा में लोगों तक वीडियो के माध्यम से लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करी और जो सुनने वाले हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे, जरूर इसके ऊपर विचार करें। कोई भी चीज हो, हम एक छोटा सा खिलौना खरीदते हैं, अगर वो सही से नहीं चलता है तो हम वापस जाके उसके ऊपर इंक्वायर करते हैं कि भैया ये सामान सही नहीं चल रहा है। तो हम कैसे अपने एक नवजात बच्चे को इस तरह से छोड़ सकते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, और हम उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। मेडिकल फील्ड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन पेरेंट्स तक पहुंचे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से, और आपको भी समाज में जाके ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि दादी नानी इन सबको मोटिवेटेड करें। ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक रेशो बहुत बेकार तरीके से डाउन हो रहा है, स्पेशली हमारे जैसी कंट्रीज में, वो उसको स्टैंडर्डाइज करें, उसको ऊपर लाएं, ताकि बच्चों की इस तरह की जो हेल्थ है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि ये हमारे गाड़ी का एयर फिल्टर है। ठीक है, और गाड़ी का एयर फिल्टर एक ऐसी चीज है जिसमें पानी गया, धूल गया, तो हमारी गाड़ी सही से काम नहीं करेगी। तो इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस मिला है, और इसको बहुत सारी जगहों पे लिया है। न्यूट्रिशन है, आपका इम्यूनिटी है, आपका कॉमन कोल्ड, एलर्जिक्स, सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मिली जुली हैं। और जैसा कि बता रहे हैं, आपकी मुंह खोल के सोता है, तो जब मुंह खोल के सोता है तो सारी ड्राइनेस, लार जो हमारे दांतों को सेव करती है वो पूरी सूख जाती है। खर्राटे लेते हैं कई बार बच्चे, होठ फटे हुए हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लार जो है वो रात में गिरती है। तो ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और यही सारी बातें हैं जिसको हमें पब्लिक तक ले जाना चाहिए, एक जिम्मेदारी बनती है। और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और इस केस से रिलेटेड कुछ रेडियोग्राफिक डायग्नोसिस है, इस वीडियो के बाद में मैं उसको ऐड कर दूँ। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये जो बात मैंने करी है